उंगली के ऊपर रखा हुआ ये छोटा सा काला पैलेट देखने में तुम्हें शायद एक मामूली पत्थर का टुकड़ा लगे, लेकिन असल में इसके अंदर जो ताकतबंद है वो कल्पना से भी ज्यादा है। महज कुछ किलो ये पदार्थ महीनों तक लाखों घरों तक बिजली पहुंचा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर एक आम सी चट्टान के साथ ऐसा क्या होता है कि वो दुनिया के सबसे पावरफुल ईंधन में तब्दील हो जाती है। आज हम इसी एक टुकड़े की पूरी कहानी देखेंगे, धरती की गहराइयों में दबे अयस्क से लेकर उस फ्यूल पैलेट तक जो जाकर बैठता है एक न्यूक्लियर रिएक्टर के एकदम बीच में। इस सफर की शुरुआत होती है उन जगहों से जहां करोड़ों साल पहले भूगर्भीय हलचलों की वजह से ये तत्व चट्टानों में जाकर फंस गया था। दुनिया की हर चट्टान में ये नहीं पाया जाता। वैज्ञानिक सालों तक रिसर्च करते हैं। सैटेलाइट की तस्वीरें, भूवैज्ञानिक सर्वे और खास मशीनों की मदद से वो इलाके ढूंढे जाते हैं जहां इसकी मात्रा इतनी हो कि उसे निकालना फायदे का सौदा बने। जब ऐसी जगह मिल जाती है तब खनन शुरू होता है। अगर ये जमीन के करीब है तो विशाल गड्ढे खोदे जाते हैं, और अगर ये सैकड़ों मीटर नीचे दबा है तो पहाड़ों के अंदर सुरंगें बनाई जाती हैं। बड़ी बड़ी ड्रिल मशीनें चट्टानों में छेद करती हैं। कंट्रोल्ड ब्लास्ट होते हैं, फिर विशाल ट्रक हजारों टन पत्थर बाहर निकाल लाते हैं। लेकिन यहां एक बात गौर करने वाली है, इन हजारों टन मलबे में असली चीज बहुत थोड़ी होती है। कई बार एक टन पत्थर में से कुछ ग्राम या कुछ किलो ही काम का मटेरियल निकलता है। मतलब खजाना अभी भी कचरे में छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि इसे बाकी पत्थर से अलग कैसे करेंगे। यहीं से शुरू होता है मिलिंग का प्रोसेस। खदान से आए बड़े बड़े पत्थरों को पहले क्रशर में डाला जाता है। वहां वो छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। उसके बाद बॉल मिल उन्हें एकदम बारीक धूल में बदल देती है। अब ये पत्थर नहीं लगता, ये साधारण मिट्टी जैसा दिखता है। लेकिन इस धूल के अंदर भी वो तत्व दूसरे मिनरल्स के साथ चिपका हुआ है। इसलिए इस पाउडर को बड़े टैंकों में डालकर खास तरह के केमिकल सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है। धीरे धीरे रासायनिक रिएक्शन के जरिए वो बाकी चीजों से अलग होने लगता है। फिर कई बार फिल्टर और सफाई के बाद आखिर में एक गाढ़ा पीला पदार्थ हाथ लगता है। इसे येलो केक कहा जाता है। नाम से भले केक लगे, पर यह असल में उसी तत्व का ऑक्साइड का सांद्र रूप है। इसी येलो केक के अंदर आगे बनने वाले ईंधन की नींव छुपी होती है। लेकिन येलो केक को डायरेक्ट रिएक्टर में नहीं डाल सकते। अब इसकी कहानी एक नया मोड़ लेती है। इसे एक कन्वर्जन फैसिलिटी में भेजा जाता है। वहां कई केमिकल प्रोसेस के बाद इसे UF6 गैस में बदला जाता है। नॉर्मल टेम्परेचर पर यह ठोस रहता है। थोड़ा सा गर्म करो तो यह गैस बन जाता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से यह आगे के काम के लिए तैयार हो जाता है। अब शुरू होता है सबसे पेचीदा हिस्सा, एनरिचमेंट। सोचो, तुम्हारे सामने लाखों कंचे पड़े हैं जो दिखने में एक जैसे हैं, पर उनमें से कुछ थोड़े हल्के हैं। तुम्हें सिर्फ वही चुनने हैं। सुनने में आसान लगता है, पर एटम के लेवल पर यह बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि U-235 और U-238 के वजन में फर्क बहुत मामूली होता है। इसीलिए इस्तेमाल की जाती हैं हजारों हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज। हर सेंट्रीफ्यूज एक लंबी बेलन जैसी मशीन है जो 1 मिनट में हजारों चक्कर लगाती है। इसके अंदर UF6 गैस भरी जाती है। तेज घूमने की वजह से थोड़ा भारी वाला बाहर की तरफ चला जाता है और थोड़ा हल्का वाला सेंटर के पास रह जाता है। एक मशीन से फर्क बहुत कम आता है। इसलिए सैकड़ों मशीनों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है। हर स्टेज पर हल्के वाले की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाती है। कई स्टेज के बाद वो गैस तैयार हो जाती है जिसमें U-235 की मात्रा करीब 3 से 5% तक पहुंच जाती है। बिजली बनाने वाले ज्यादातर रिएक्टरों के लिए यही लेवल काफी होता है।
एनरिचमेंट के बाद इस गैस को फिर से केमिकल प्रोसेस से गुजारा जाता है। UF6 को वापस UO2 के महीन पाउडर में बदला जाता है। यही पाउडर आगे जाकर उस छोटे फ्यूल पैलेट का रूप लेगा जिसे तुमने शुरुआत में देखा था। लेकिन क्या बस पाउडर को दबा देने से पैलेट बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है इस पूरी प्रोसेस का सबसे नाजुक और सबसे सटीक स्टेज, जहां जरा सी गलती भी बर्दाश्त नहीं की जाती। अभी तक यह सिर्फ पाउडर है, पर रिएक्टर के अंदर इसे ऐसे नहीं डाला जा सकता। वहां इसे बहुत ज्यादा गर्मी, तेज रेडिएशन और लगातार चल रही परमाणु रिएक्शन झेलनी पड़ती है। इसलिए अब इसे एक ऐसा शेप देना है जो छोटा भी हो, मजबूत भी हो और हर पीस एक जैसा भी हो। सबसे पहले UO2 पाउडर को बहुत ध्यान से तैयार किया जाता है। इसकी नमी, इसके कणों का साइज और इसकी शुद्धता बार बार चेक की जाती है, क्योंकि अगर शुरुआत में जरा सी भी कमी रह गई तो उसका असर आखिर तक जाएगा। फिर इस पाउडर को एक खास डाई में भरकर हजारों किलो के प्रेशर से दबाया जाता है। पल भर में यह ढीला पाउडर एक छोटे बेलनाकार ठोस में बदल जाता है। इसे ग्रीन पैलेट बोलते हैं, लेकिन यह अभी नाजुक होता है, हाथ लगते ही टूट सकता है। इसलिए अगला स्टेप सबसे जरूरी है। इन ग्रीन पैलेट्स को स्पेशल भट्टियों में भेजा जाता है। वहां इन्हें करीब 1700 डिग्री सेल्सियस पर कई घंटों तक पकाया जाता है। इस प्रोसेस को सिंटरिंग कहते हैं। इतनी तेज गर्मी में पाउडर के कण आपस में पिघलकर एकदम ठोस और घना टुकड़ा बन जाते हैं। अब ये पैलेट रिएक्टर में सालों तक काम करने लायक बन चुका है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ। सिंटरिंग के बाद पैलेट थोड़ा सिकुड़ जाता है। इसलिए हर एक पैलेट को एकदम एक्यूरेट ग्राइंडिंग मशीनों से घिसा जाता है। इसका डायमीटर, इसकी लंबाई और इसकी सतह माइक्रोन लेवल तक नापी जाती है। अगर एक भी पीस स्टैंडर्ड से बाहर हुआ तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब पहली बार यह बिल्कुल वैसा दिखता है जैसा एक न्यूक्लियर फ्यूल पैलेट दिखना चाहिए। साइज में यह उंगली के पोर के बराबर होता है, पर इसके अंदर बंद ऊर्जा कमाल की होती है। इसी वजह से इस छोटे टुकड़े को न्यूक्लियर इंडस्ट्री में इतनी इज्जत मिलती है। लेकिन इन पैलेट्स को रिएक्टर में ऐसे ही नहीं डाला जाता। सैकड़ों पैलेट्स को एक लंबी पतली ट्यूब के अंदर एक के बाद एक भरा जाता है। ये ट्यूब आम धातु की नहीं होती। ये जर्कोनियम अलॉय से बनती है। इसकी खासियत यह है कि यह भयंकर गर्मी सह लेती है, इस पर जंग नहीं लगती और ये न्यूट्रॉन को रोकती भी नहीं है। इसी वजह से ये रिएक्टर के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल मानी जाती है। जब पूरी ट्यूब भर जाती है तो उसके दोनों सिरे वेल्ड करके सील कर दिए जाते हैं। अब इसे फ्यूल रॉड कहा जाता है, पर रिएक्टर में एक दो रॉड नहीं लगती। ऐसी दर्जनों रॉड्स को एकदम बराबर दूरी पर एक फ्रेम में फिट किया जाता है। इस पूरे सेटअप को फ्यूल असेंबली कहते हैं। यही फ्यूल असेंबली अब उस जगह जाती है जहां एक मामूली चट्टान की करोड़ों साल पुरानी कहानी अपने सबसे अहम पड़ाव पर पहुंचती है। पर इसकी असली परीक्षा अब शुरू होती है जब इसे रिएक्टर के अंदर फिट किया जाता है। रिएक्टर के कोर में सैकड़ों असेंबली एक तय डिजाइन में लगाई जाती हैं। उनके बीच में कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट के लिए जगह छोड़ी जाती है। सब कुछ मिलीमीटर की बारीकी से सेट किया जाता है, क्योंकि यहीं से आगे हर परमाणु रिएक्शन कंट्रोल में रहना चाहिए। जब रिएक्टर ओनन होता है तो U-235 के कुछ एटम न्यूट्रॉन पकड़कर टूटने लगते हैं। इस टूटने से भारी गर्मी निकलती है और साथ में नए न्यूट्रॉन भी बनते हैं, जो आगे जाकर दूसरे एटम तोड़ते हैं। इसी कंट्रोल्ड चेन को न्यूक्लियर चेन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो रिएक्शन बहुत तेज हो सकती है।
इसलिए कंट्रोल रॉड्स एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को सोखकर सब बैलेंस रखती हैं। यही फर्क है पावर प्लांट और बम के बीच। पैलेट से निकली गर्मी पास में बह रहे कूलेंट यानी ज्यादातर पानी में ट्रांसफर होती है। पानी भाप बनता है। वो भाप टरबाइन घुमाती है और टरबाइन से बिजली पैदा होती है। मतलब तुम्हारे घर का पंखा, टीवी, फ्रिज, सबकी शुरुआत इसी छोटे पैलेट से हो सकती है। पर यह पैलेट हमेशा नहीं चलता। करीब 3 से 6 साल बाद इसके अंदर U-235 कम हो जाता है और दूसरे एलिमेंट जमा होने लगते हैं। तब इसे सावधानी से रिएक्टर से बाहर निकाला जाता है, क्योंकि इसमें अभी भी गर्मी और रेडिएशन होता है। निकले हुए फ्यूल को पहले खास तालाबों में ठंडा किया जाता है। फिर देश की पॉलिसी के हिसाब से या तो उसे लंबे समय के लिए स्टोर किया जाता है या कुछ देशों में उसे रिप्रोसेस करके दोबारा काम की चीजें निकाली जाती हैं। सोचो, शुरुआत एक साधारण पत्थर से हुई थी, फिर अयस्क, फिर येलो केक, फिर गैस, फिर एनरिचमेंट, फिर पाउडर, फिर छोटा पैलेट, फिर रॉड, फिर असेंबली और आखिर में रिएक्टर का दिल। यही है न्यूक्लियर फ्यूल बनने की पूरी प्रोसेस। एक ऐसी जर्नी जहां जियोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंजीनियरिंग मिलकर धरती के अंदर छिपे एक मामूली खनिज को दुनिया के सबसे एनर्जी वाले ईंधन में बदल देते हैं। शायद इसी वजह से उंगली पर रखा ये छोटा सा टुकड़ा साइज में भले छोटा लगे, पर इसके पीछे छिपी साइंस और मेहनत बहुत बड़ी है। लेकिन एक सवाल अब भी है, अगर ये इतना ताकतवर ईंधन है तो क्या ये कभी खत्म हो जाएगा? एक्सपर्ट्स के हिसाब से आज जो यूरेनियम के भंडार ज्ञात हैं वो कई दशकों तक दुनिया की डिमांड पूरी कर सकते हैं।